राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जगह अमृत महोत्सव की गूंज है और 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक बहुमंजिला अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर करीब 100 मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित निकाला गया। तेलंगाना में बीते सप्ताह हुई भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश रुकने से राहत कार्य में तेजी आई है। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुनाव पूर्व लाभ के लिए समुदायों के बीच धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को शांति लाने के लिए मणिपुर में ईडी और आईटी को भेजना चाहिए। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह एक ट्रक की टक्कर होने से दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की मौत हो गई। घटना दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रोहतक रोड पर मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास हुई। विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने रविवार को कहा कि अगर मणिपुर में करीब 3 महीने से चल रहे जातीय संघर्ष को जल्द नहीं किया गया हल तो इससे देश के लिए सुरक्षा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन सबके बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सूबे की जनता ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को एकदम स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वैष्णव को सह प्रभारी बनाया है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर 20 जुलाई को शुरू होने के बाद कई तरह की रुकावटें आईं। इस दौरान कई व्यवधान देखे गए। वहीं मानसून सत्र का आगामी सप्ताह और भी अधिक हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि सरकार द्वारा दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। दिल्ली के उद्योग नगर में जूता फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धुआं उठता देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। मन की बात की 103वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई। कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाके में विपराजॉय साइक्लोन भी आया, लेकिन इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। नमस्कार, मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना यानी मानसून का महीना, बारिश का महीना। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई है। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण
और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब कुछ ही दिनों में हम 15 अगस्त आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे। देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों को हमेशा याद रखना है। हमें उनके सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। और मन की बात देशवासियों की इसी मेहनत को, उनके सामूहिक प्रयासों को सामने लाने का ही एक माध्यम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर एमपी में बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पूरे देश में सबसे अच्छा संगठन मध्य प्रदेश में है। यहाँ हर गांव हर बूथ में कमल देखने को मिलता है। आज 2023 के चुनाव की शुरुआत हो गई है। अब हर संभाग में ऐसे सम्मेलन होंगे। उन्होंने कहा कि जनता का जो उत्साह है वह बताता है कि 2023 से 2024 के परिणाम तय हैं। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आज हम सब गौरवान्वित हैं कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और पीएम मोदी कई मामलों में विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में मैं पूरे देश भर में घुमा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्षता तब भी आज भी पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के संगठन के गढ़ने में श्रद्धेय कुशाभाऊ ने दधीजी की तरह अपनी अस्थियां गलाई और इसी के कारण आज मध्य प्रदेश के हर गांव में हर बूथ में कमल का निशान और भारत माता की जय के जयकारे देखने मिलते हैं। मित्रों, राजमाता जी ने भी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसके लिए राजमाता साहब ने अपने राजघराने की भी मर्यादा न रखते हुए गांव-गांव गली-गली जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और इसी का सुफल है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
इतनी मजबूत होकर दिखाई पड़ती। मैं मध्य प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भरने का काम कर दिया। 14 में 19 में से 27 सीटें दी और 19 में से 28 सीटें दी। और मित्रों, 2003 से लेकर एक 15-20 महीने का समय छोड़कर लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम ये मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। एक प्रकार से 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मैं एयरपोर्ट से यहां रहा था। यहां आप जितने कार्यकर्ता हो उससे ज्यादा कार्यकर्ता रोड की दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी, 28 आई थी, 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। आज यहां से संकल्प ठान कर जाइए कि मध्य प्रदेश में 2023 में विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ कमल फूल की सरकार बनानी है और 2024 में 19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज भारत नहीं, पूरी दुनिया मोदी 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 का मंत्र जप रही है। हम सब गर्वित और गौरवान्वित हैं कि दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई मामलों में मोदी जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। 2003 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? अरे कहीं सड़कें थी क्या? जोर से बताओ, थी क्या? बिजली थी क्या? पानी थी क्या? बताओ, विकास के कोई काम हुए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भेजे। कमलनाथ दादा ने वापस लौटा दिए कि हमें जरूरत ही नहीं है। गरीबों के साथ धोखा किया। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने गांव गांव में नल से जल देने के लिए प्रारंभ किया। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं होने दिया। अरे और तो और किसान सम्मान निधि दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। किसानों के साथ क्यों अन्याय किया बताओ? किसानों की सूची नहीं भेजी दिल्ली और इसलिए लाखों लाख किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए। एक नहीं, अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की धरती पर मध्य प्रदेश के लागू नहीं करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास करना है तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता के कल्याण के काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं। अमित जी के सामने मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिनों रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। बोलो, सब तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं, सब तैयार हैं? इंडिया डेलीगेशन के सदस्यों ने मणिपुर की राज्यपाल
अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें मणिपुर की जमीनी हालात की जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया डेलीगेशन के सदस्यों ने मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात कर अनुरोध किया कि सरकार जल्द से जल्द शांति बहाल करे और प्रभावित परिवारों को पुनरावास करे। उन्होंने बताया कि विपक्षी सांसदों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आज मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 सांसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहिबा खुद अपना पीड़ा दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्ता पक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 6 साल में यूपी के लिए लोगों में धारणा बदली है। वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी जिलों पर खास फोकस करें। उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। यूपी ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश के विकास को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का दिन है, जब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सीएम कमांड सेंटर एवं सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन कर रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुझे याद है आज से 4 वर्ष पूर्व जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय मैं इस बात को देखता था कि उत्तर प्रदेश में फील्ड में जो स्थिति है वह कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और इंगित कर रही है। तो आखिर कारण क्या है, मैं बार-बार इस बात को देखता था। और उस समय स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक मैंने स्वयं ली थी और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डाटा अपलोड न करते हो, अपलोड करने में कोई गलती हो रही है। और इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे खिलाफ पूरी रिपोर्ट दे रहा है और नेशनल एवरेज से बहुत, यानी जो सबसे पीछे के राज्य थे उनमें से यूपी की गिनती हो रही थी। और उस समय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन फील्ड में तैनात उन सभी लोगों को देंगे, आशा कार्यकर्ती हो या एएनएम हो, इन सबको उपलब्ध करवाने की रणनीति पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था। उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए थे। रिपोर्ट बाद में जब आई तो उत्तर प्रदेश के डाटा जब कैप्चर होने प्रारंभ हुए थे तो उत्तर प्रदेश के जो डाटा थे बहुत अच्छे थे और नीति आयोग ने भी इस बात की प्रशंसा की थी। तब हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ था कि उत्तर प्रदेश वास्तव में संभावनाओं वाला प्रदेश ही नहीं बल्कि इन असीम संभावनाओं को अगर हम जमीनी धरातल पर उतार देंगे तो यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। उस ग्रोथ इंजन के रूप में डाटा कैप्चर आज की आवश्यकता है और इसी दृष्टि से इस कमांड सेंटर को आज यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। मैं बल्कि विभिन्न विभागों में जो गैप थे उसको भी मैं देख रहा था। डाटा कैप्चर करने की आदत नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। हमने पिछले
एक वर्ष से यहाँ पर मुख्यमंत्री सलाहकार जो टीम है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने नियोजन विभाग के साथ मिलकर के जब इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया, आज उसके बाद अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। दूसरा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस। नीति आयोग ने जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की आंकड़े जारी किए थे तो उत्तर प्रदेश के जो 8 जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में थे वह प्रगति में 100 से नीचे थे। 112 जनपदों में से जो सबसे 12 जनपद पिछड़े माने जाते थे उनमें से 8 यूपी के जनपद भी थे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जब नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स थे उन सभी पैरामीटर को यहाँ पर प्रभावी ढंग से लागू किया, डाटा कैप्चर करने प्रारंभ किए, जमीनी धरातल पर हर एक स्टेज पर उन संबंधित विभागों ने अपनी समीक्षा प्रारंभ की। आज परिणाम हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश के जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले जो टॉप 10 हैं देश के अंदर के जनपद, उसमें से यूपी के 6 जनपद यूपी के हैं। जब पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं तो पुरुषार्थ हम सबको परिश्रम के साथ जोड़ करके अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा करता है और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास के ग्रोथ इंजन बनने के जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें इस दृष्टि से अभी 53 विभागों को इस डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन सभी 93 विभागों को इसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम फेज वाइज लेने जा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के असोला वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने असोला वन्य अभ्यारण्य की साइट का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप नेता ने कहा कि दिल्ली ने किसी क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की प्रतिशतता के राष्ट्रीय मानक 20% को पार कर दिल्ली में 23% ग्रीन बेल्ट विकसित किया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सपना दिल्ली को सबसे ज्यादा हरियाली वाला प्रदेश बनाने का है। अभी तो हम प्रदूषण से बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे हम दिल्ली को देश का सबसे कम प्रदूषित प्रदेश बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। इस दिशा में आयोजित किया जा रहा वन महोत्सव कार्यक्रम लगातार जन आंदोलन बनता जा रहा है। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए वन महोत्सव को एक जन आंदोलन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है कि देश की राजधानी, गांव में लोग ऐसा सोचते हैं कि देश की राजधानी तो ईंट पत्थरों की राजधानी है, रोजाना मकान बन रहे हैं, रोजाना विकास के कार्य हो रहे हैं, रोजाना सड़कें बन रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस विकास के दौड़ के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक करिश्मा हुआ है। दिल्ली विकास की रफ्तार में भी तेजी से दौड़ रही है, लेकिन दिल्ली को इस बात का भी गौरव प्राप्त हुआ है, पूरे देश के अंदर जितने बड़े महानगर हैं उनमें सबसे ज्यादा हरियाली अगर कहीं है तो वो दिल्ली के अंदर है। आपके सहयोग से और आपके समर्थन से हुआ। पूरे देश के अंदर किस राज्य में कितनी हरियाली होनी चाहिए, कितना हरित क्षेत्र होना चाहिए, कितना ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, इसका एक नेशनल मानक है, नेशनल स्टैंडर्ड है जो पूरे देश का मानक है। उसके अनुसार किसी भी राज्य का जितना क्षेत्रफल है, जितनी जमीन है, उसका 20% हरा होना चाहिए। दिल्ली ने राष्ट्रीय मानक को पार करके 23% ग्रीन बेल्ट दिल्ली के अंदर विकसित कर दिया है। यह रिकॉर्ड आज भारत के अंदर किसी शहर के पास नहीं है। बात इतनी ही नहीं है, पूरे देश के अंदर लगातार विकास के काम हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, अलग अलग महानगरों में। पूरे देश के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। आप पहले सुना करते होंगे, टीवी में खबर आती थी, दिल्ली देश की राजधानी दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, दिल्ली का प्रदूषण लाइलाज हो गया है। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली वालों के सहयोग से और सरकार के प्रयास से और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से हमें इस बात की खुशी है कि जब देश के अंदर सभी शहरों के प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली अकेला शहर है जहां पर प्राइवेट एजेंसियों ने भी रिसर्च कर लिया, केंद्र सरकार ने कर लिया, दिल्ली सरकार ने कर लिया, अकेला राज्य दिल्ली है
जहां पर 30% से भी ज्यादा प्रदूषण कम हो चुका है पिछले 8 साल के दौरान। अभी तो हम पोल्यूशन की सिटी से बाहर आ रहे हैं। हमें दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाना है दिल्ली को, इसके लिए हमें खड़ा होना है। ये सपना है अरविंद केजरीवाल। आज अगर दिल्ली की हवा को 30% हमने साफ किया है, अगर इसे 50% तक ले जाना है तो हमारे हाथ में एक ही ब्रह्मास्त्र है, पौधे लगाओ और प्रदूषण घटाओ। इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है। किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा, वो कुदरत की फैक्ट्री में ही बनता है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले दिनों पर्यावरण सम्मेलन में यह आह्वान किया कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के अभियान को एक जन आंदोलन बनाना है। अरविंद केजरीवाल के संदेश को जन जन पहुंचाना है। और दिल्ली के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दी थी कि 5 साल में इसकी हम गारंटी करेंगे। उसमें से एक गारंटी थी कि 5 साल में दिल्ली के अंदर 2 करोड़ पौधे हम लगाएंगे। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, इस साल का ये अभियान खत्म होते होते 1,70,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अगले साल 30 लाख से ज्यादा लगाएंगे। और अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी थी उसको दिल्ली वालों के साथ मिलकर के पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए आप सब लोगों की सहभागिता, आपके सहयोग से हम सब लोगों को इस अभियान को आगे बढ़ाना है। दरबार मोखली पाटन में डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। सीएम बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर खूबचंद बघेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने अनेकों क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण काम किए। डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती के कार्यक्रम आयोजित और सबसे बड़ी बात कि दरबार मोखली के 2 महान सपूत गगनलाल जी बंछोर और घनाराम जी बंछोर की मूर्ति के अनावरण। वैसे पाटन क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के गढ़, अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो हमारे पाटन क्षेत्र में। कोई आसानी से देश ला आजादी नहीं मिले तो ऐसा महान सपूत मल्ल आज हम नमन करथन। समाज के द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती के आयोजन, डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व बहुत विशाल रही से, कोई एक क्षेत्र में योगदान नहीं रही, हर क्षेत्र में ओकर दखल रही से। पुरखा मन की स्मृति हमेशा बने रहना चाहिए, और योगदान हमेशा याद रखना चाहिए। काबर के ओकरे मन के बदौलत आज हम आजादी के सांस लेते हैं, तो पुरखा मन हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। और हमारे पाटन क्षेत्र में बड़ा योगदान आजादी के लड़ाई में, शिक्षा के आंदोलन में, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बड़े आंदोलन हमारे पाटन क्षेत्र में हुए। तो महापुरुष मल स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। पश्चिम बिहार पुष्पांजलि एनक्लेव में शनिवार को लावण्या ग्रुप द्वारा फैशन लाइफस्टाइल प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विपिन गोयल मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम ने लावण्या ग्रुप की संस्थापक व सह संस्थापक से बात की। आज मैं मीनाक्षी गुप्ता, फाउंडर लावण्या ग्रुप ऑफ एग्जीबिशन। हम बहुत टाइम से एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं और इस बार जो एग्जीबिशन हमने ऑर्गेनाइज करी है उसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और लोग हमसे एक तरह से जुड़ गए हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं और जहाँ कह रहे हैं कि आगे भी हम पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ। तो थैंक्स जो लोग आए और जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट करा, सबका बहुत थैंक्स। इस बार हमारी 43 to 45 स्टॉल्स थी और हर स्टॉल पर आप देखेंगे सुबह से रश था। तो सुबह 12 बजे से 7 बजे की एग्जीबिशन थी और अभी भी लोग कह रहे थे कि आपने इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया। स्टॉल्स यहाँ पर अलग अलग तरह की स्टॉल्स थी, मिक्स स्टॉल्स थी, जैसे ज्वेलरी है, बेकरी है, सूट्स हैं, बहुत तरह की आइटम्स थी। और सब ने ये कहा कि जो वैरायटी यहाँ पर थी हमें और एग्जीबिशंस में नहीं देखने को मिलती और रेंज भी अच्छी थी, सही रेट के थे, तो लोगों ने इसीलिए यहाँ पर शॉपिंग भी बहुत करी। आज हमने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी है जो कि पुष्पांजलि एनक्लेव कम्युनिटी हॉल में करी है। यहाँ पर कई तरह के स्टॉल लगे थे, लोगों ने काफ़ी शॉपिंग करी है और हमने शॉपिंग पर काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी निकाले हैं। सब लेडीज़ ने आकर यहाँ बहुत इन्जॉय करा है और बहुत कुछ अच्छा लगा है उन्हें। आशा करती हूँ मैं आगे भी हम ऐसी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते रहेंगे ताकि सब लोग एक ही जगह इकट्ठे होकर एक ही छत के नीचे हर तरह का सामान खरीद सकें। ये मैं और मीनाक्षी लावण्या ग्रुप ऑफ एग्जीबिशन 5 साल से लगातार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और हम जगह जगह पर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं जहाँ पर हर तरह के स्टॉल लगते हैं और हर तरह की लेडीज़ आती हैं,
अपने कामकाज से थकी हुई जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, इसलिए हमने इस बार अपना एरिया चुना है ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े और एक ही छत के नीचे सारी शॉपिंग कर सकें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।